हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृष्णा अंगनपल्ली, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट मॉडल रेसिडेंशियल गर्ल्स कॉलेज बीजापुर। आज हम बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का ये पहला लेक्चर है, तो ये जो लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन बेस पे होगा, बेसिक लेवल पे आपको समझा जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सहायता मिलेगा, मदद मिलेगा। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो लेक्चर सीरीज होगा ये बीएससी, एमएससी और नेट सेट लाइफ साइंस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि आप सभी लोग एंडोक्राइन सिस्टम को एंजॉय करेंगे। First of all, what is endocrinology? Endocrinology is the branch of science that studies hormones, their source, endocrine glands and their effects on the body. देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी साइंस का एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम हार्मोन्स का स्टडी करते हैं एंड देयर सोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्टडी करते हैं एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी कि हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके स्टडी को ही हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को ही एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस, स्टोर एंड सीक्रेट हार्मोन्स। देखिए, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, यानी कि ये बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नेटवर्क होता है, बहुत सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स का नेटवर्क होता है जो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है और इस हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में एक डायग्राम ह्यूमन बींग्स का शो किया गया है जिसमें बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को दिखाया गया है, जैसे कि पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज एंड गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस या केमिकल मैसेंजर को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इस तरह से बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस होते हैं इन एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल मैसेंजर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। The endocrine system relies on hormones that are released into the bloodstream. जो endocrine system जो होता है हार्मोन्स के ऊपर निर्भर रहता है और इन हार्मोन्स को ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। देन ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने के बाद ये अपने टारगेट सेल और ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, cell to cell signaling. Cell to cell signaling also known as cell signaling और इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन। देखिए, सेल टू सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है सेल टू सेल, यानी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन। सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सेल टू सेल सिग्नलिंग। कहने का मतलब इसमें जो एक सेल जो होता है सिग्नल सेल होता है जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है या फिर कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो दूसरा जो सेल होता है इसका टारगेट सेल होता है, इस सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने वाला सेल जो होगा टारगेट सेल होता है। और ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग टारगेट सेल जो होता है रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये वैसे ही हुआ जब दो दोस्त आपस में मिलकर जब बातें करते हैं तो दोस्त नंबर 1 जो होता है कुछ कहता है तो उसके अकॉर्डिंग दोस्त नंबर 2 जो होता है रिस्पॉन्स करता है, यानी दोस्तों के बीच, दो दोस्त के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। सेम हमारे बॉडी के अंदर में भी कोशिकाएं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सेल्स आपस में सिग्नलिंग बातें करते हैं।
ठीक है, जैसे सिग्नल जैसे सेल नंबर 1 जो है कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, कुछ सब्सटेंस को रिलीज किया, और सेल नंबर 2 जो है सब्सटेंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया। ये ऐसे कई ऐसे कम्युनिकेशन हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं। और ये जो सेल सिग्नलिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके बगैर कोई भी फंक्शंस इम्पॉसिबल है। बॉडी के अंदर में हर एक फंक्शन सेल टू सेल सिग्नलिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, टिश्यू के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शंस के लिए सेल टू सेल सिग्नलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सिग्नल सेल भी वही होता है, टारगेट सेल भी वही होता है। कहने का मतलब जो सिग्नल सेल सिग्नल मॉलिक्यूल्स को जब रिलीज करता है, जैसे कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा है, रिलीज करने के बाद ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स इसी सेल के मेम्ब्रेन के रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं। देखिए इसी सेल के रिसेप्टर में जाके बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो फिर ये जो सेल है ये रिस्पॉन्स करना चालू कर देता है, रिस्पॉन्ड या रिस्पॉन्स करना चालू कर देता है। तो इस प्रकार के सिग्नल को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ये कोई सिग्नल सेल है। सिग्नल सेल क्या करेगा, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। ठीक है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स का जो टारगेट भी जो होता है यही सेल के मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं। तब ये इसी सेल के मेम्ब्रेन के रिसेप्टर में जाके जब बाइंड करेंगे, बाइंड करने से इस सिग्नल मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग ये जो सेल जो होता है रिस्पॉन्ड करना चालू करता है, रिस्पॉन्स करना चालू करता है। तो इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम क्या कहेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स जिस कोशिका से रिलीज होते हैं उसी कोशिका के मेम्ब्रेन में जाके बाइंड करते हैं और उस कोशिका को प्रोलिफरेट, सेल प्रोलिफरेट होने के लिए मजबूर करते हैं, सेल प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करते हैं, जिसके कारण से सेल डिवीजन जो होता है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सेकंड है पैराक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय अ सेल अफेक्ट नियर बाय सेल्स। जब सिग्नल सेल्स के द्वारा सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाएगा, ये सिर्फ नियर बाय सेल्स को ही अफेक्ट करेगा। कहने का मतलब जो सेल्स सिग्नल सेल्स के जो पास उपस्थित हैं उन्हीं सेल्स में ये क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम शॉर्ट रेंज टाइप का सिग्नलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि कोई सिग्नल सेल है, इस सिग्नल सेल्स के द्वारा कोई सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाएगा जिसे हम लिगेंड्स कह रहे हैं। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स इस सिग्नल सेल के आसपास के कोशिकाओं में ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कोई आसपास में कोई रिस्पॉन्डिंग सेल है या फिर कोई टारगेट सेल है, तो टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर के साथ ये लिगेंड्स बाइंड करेगा। ठीक है, बाइंड करने के बाद अब ये जो रिस्पॉन्डिंग सेल है क्या करेगा, इस सिग्नल मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग। और ये पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होता है विद इन अ स्पेसिफिक टिश्यू होता है। कहने का मतलब एक टिश्यू के अंदर में ही ये सिग्नलिंग होगा। यानी कि लिवर टिश्यू की बात करेंगे तो लिवर टिश्यू के कोशिकाओं के बीच में ही ये सिग्नलिंग होगा। लंग्स कोशिकाओं की बात करेंगे या लंग्स टिश्यू की बात करेंगे तो लंग्स के कोशिकाओं के बीच में ही सिग्नलिंग होगा। अगर नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो नर्व सेल्स के बीच में ही ये कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग होगा। ठीक है, ऐसा हमें एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलता है न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज्ड इन द नर्वस सिस्टम। यानी कि एक नर्व टिश्यू से या एक नर्व सेल से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स के रूप में दूसरे नर्व टिश्यू, नर्व सेल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो होता है वो हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये जो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से थ्रू आउट द बॉडी कितने भी दूर अगर टारगेट सेल रहे वहां तक आसानी से पहुंच जाता है। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में बेसिकली क्या होता है, डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई एंडोक्राइन सेल है या बोल सकते हैं कोई सिग्नलिंग सेल है।
ठीक है, ये सिग्नलिंग सेल के द्वारा क्या किया जाएगा, सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाएगा। और एंडोक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हार्मोन। ये जो हार्मोन है ब्लड वेसल्स के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से दूर कहीं उपस्थित टारगेट तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल के पास क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। उसी पर एक टारगेट सेल है, टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर साथ बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद ये टारगेट सेल क्या करेगा, इस सिग्नल मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग या हार्मोन्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करना चालू करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। सेल्स कम्युनिकेट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कम्युनिकेट करने वाले सेल्स जब डायरेक्ट कांटेक्ट में रह के कम्युनिकेशन करते हैं तो तब इसे हम क्या कहेंगे, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। देखिए, ये कोई सिग्नल सेल है, ये कोई टारगेट सेल है। सिग्नल सेल्स के द्वारा जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसे हम क्या करें, लिगेंड्स बोल रहे हैं, ये लिगेंड्स है। टारगेट सेल में क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। जब लिगेंड और रिसेप्टर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहकर जब सिग्नलिंग करते हैं तब उसे हम क्या करेंगे, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। तो सिग्नल सेल के द्वारा जो लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ठीक है, तो लिगेंड के अकॉर्डिंग ये टारगेट सेल क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो इस प्रकार के सिग्नलिंग को हम क्या कहेंगे, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग जो होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इम्यून सिस्टम में इसका क्रूशियल रोल हमें देखने को मिलता है। ठीक, फिफ्थ है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग स्पेशलाइज्ड पैराक्राइन सिग्नलिंग है, जहां पर दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है। एक न्यूरॉन्स के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाता है। अब ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ बाइंड करके दोनों न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यहां पर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक पहला न्यूरॉन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्नल सेल बोल रहे हैं। ये दूसरा न्यूरॉन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टारगेट सेल बोल रहे हैं। ये सिग्नल सेल है, ये टारगेट सेल है। ठीक है, ये सिग्नल सेल्स का ये एंड है जिसको हम बोल रहे हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन का जो अंतिम चोर है उसको हम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। और ये सेकेंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोल रहे हैं, या हम इसको टारगेट सेल बोल रहे हैं। दोनों सेल्स के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, उसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, यानी कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं, तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स या न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं। इस तरह से रिसेप्टर में जाके बाइंड करते हैं। तो बाइंड करने के बाद इस न्यूरॉन्स के द्वारा, टारगेट न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल जनरेट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, ताकि इस न्यूरॉन का इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन के पास चला जाए और इस न्यूरॉन से होते हुए फिर आगे की ओर पास हो जाए। तो इस प्रकार के सिग्नल को हम सिनेप्टिक सिग्नलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम सेपरेटली डिटेल से वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। तो यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये गोनाड्स को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है,
MSH हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, देन इसके अलावा ADH हार्मोन भी यहाँ से बनता निकलता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है। ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों में लिंक्ड होता है क्योंकि दोनों का काम करता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यहाँ से निकलने वाले जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तीसरा है थायराइड ग्लैंड। ये बॉडी के नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य जो काम होता है ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, एनर्जी को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से T3 T4 हार्मोन रिलीज होते हैं। फोर्थ है पैराथायरॉयड ग्लैंड। 4 स्मॉल ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के पीछे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है PTH हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज होता है जो ब्लड में कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट्स अगर हम बात करेंगे तो 5वां नंबर में है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो होता है किडनी के जस्ट अबव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेस में, मेटाबॉलिज्म में, इम्यून रिस्पॉन्स में। इसके अलावा पेनक्रियाज की बात करेंगे तो पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो ब्लड में शुगर का लेवल को मेंटेन करके रखने का काम करता है। इसके अलावा फिनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका काम होता है स्लीप वॉक साइकिल को रेगुलेट करना। इसके अलावा गोनाड्स होते हैं, ठीक है। फीमेल में ओवरीज होते हैं, मेल में टेस्टिस होते हैं, ठीक है। गोनाड्स के द्वारा सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स के। इन द ह्यूमन बॉडी ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन that produced and secrete various substances like hormones, enzymes and other fluids. ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड्स एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो वेरियस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड अदर फ्लूइड्स को सिक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स। इसको 2 मेन टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले वन बाय वन पहले एंडोक्राइन ग्लैंड देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक प्रकार के ऐसे ग्लैंड्स है जो डक्टलेस होते हैं, यानी उनका खुद का डक्ट सिस्टम नहीं होता, यानी कि उन ग्लैंड से निकलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो किसी डक्ट के माध्यम से ट्रेवल नहीं करते हैं। डक्ट ना होने के कारण से वहां से निकलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं नॉर्मली हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। These hormones regulate various body functions. ये हार्मोन्स बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, मूड हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह के कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। यहाँ कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लिस्ट दिया है जैसे कि हम पहले डिस्कस किए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पिनियल है, ओवरीज है, ठीक है, ओवरीज में देन उसके बाद टेस्टिस है, ओके। अब हम नेक्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट टू स्पेसिफिक साइड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्पेशल डक्ट सिस्टम होता है, यानी कि जो ग्लैंड से जो सब्सटेंस रिलीज होता है वो खुद के डक्ट के माध्यम से टारगेट साइट तक या स्पेसिफिक साइट तक जाते हैं, ठीक है। ये टारगेट साइट जो होगा इनसाइड द बॉडी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी हो सकता है। जो सिक्रेशन है वो एंजाइम हो सकता है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जो सिक्रेशन है वो एंजाइम भी हो सकता है, स्वेट भी हो सकता है यानी पसीना, सलाइवा और म्यूकस हो सकता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है माउथ में प्रेजेंट होता है और ये सलाइवा का प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ये डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है और माउथ को नमी बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड हम बात करते हैं स्वीट ग्लैंड्स, ठीक है, ये जो है स्किन में पाया जाता है, ठीक है, और ये पसीने को प्रोड्यूस करता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में इस पसीने का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, ये भी स्किन में पाया जाता है और ये प्रोड्यूस ऑयल, यानी एक ऑयल को प्रोड्यूस करता है जिसको हम सीबम बोलते हैं, ठीक है, दैट लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द स्किन, जिसके कारण से हमारा स्किन जो होता है लुब्रिकेटेड होता है और प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड भी एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका मुख्य काम होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना, जो न्यूबॉर्न बेबी को नरिशमेंट का काम करता है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड में मिल्क को ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल प्रकार के डक्ट सिस्टम पाया जाता है। मेमरी एलियोलर डक्ट होते हैं जिनके माध्यम से मिल्क टारगेट साइट पर या स्पेसिफिक साइट तक पहुंचते हैं। अगर हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज जो है एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है जिसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन भी पार्ट होता है। इसका जो एसिनर सेल्स होते हैं, ये एसिनर सेल्स होते हैं पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम ड्यूडेनम बोल रहे हैं, वहां पर ले जाके छोड़ देता है, जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लैक्राइमल ग्लैंड की बात करें, लैक्राइमल ग्लैंड जो होते हैं आंखों में पाए जाते हैं, जिसका जो मुख्य काम होता है टीयर्स को प्रोड्यूस करना और आंखों में नमी बनाए रखता है। और आंखों में कोई कचरा अगर आ जाता है, डेब्रिज आ जाते हैं, तो उसको फ्री करने में, हटाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ये एक लैक्राइमल ग्लैंड है, ये लैक्राइमल ग्लैंड का खुद का डक्ट है। लैक्राइमल ग्लैंड में टीयर्स प्रोड्यूस होंगे और डक्ट, लैक्राइमल डक्ट के माध्यम से आंखों तक का पहुंचते हैं। सीबेसियस ग्लैंड, एक बार दोबारा हम स्ट्रक्चर के साथ देखने की कोशिश करते हैं। ये जो एयर फॉलिकल है, एयर फॉलिकल के साथ ही लगा हुआ है सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। ये सीबेसियस ग्लैंड का खुद का डक्ट है। ये डक्ट जो है आउट ऑफ द बॉडी, स्किन के बाहर खुलता है। इस सीबेसियस ग्लैंड में ऑयल लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम सीबम बोलते हैं, जो स्किन को लुब्रिकेट और प्रोटेक्ट बनाए रखने का काम करता है। ग्लैंड्स का तीसरा टाइप अगर हम देखेंगे तो पहला टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड था, दूसरा टाइप एक्सोक्राइन ग्लैंड था, तीसरा जो टाइप है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन हमको देखने को मिलेगा, जिसका एग्जांपल है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है इसमें दोनों फंक्शन हमको देखने को मिलता है। एंडोक्राइन फंक्शन भी देखने को मिलता है जहां पर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन भी देखने को मिलता है जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। अगर हम ये पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स आप देख पा रहे होंगे। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। तो इनमें इस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एप्सिलॉन एंड पीपी सेल्स। इन अलग अलग सेल्स से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। इनका कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता। जैसे बीटा सेल्स से इंसुलिन रिलीज होता है, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज होता है, डेल्टा सेल्स से सोमेटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस प्रकार अलग अलग कोशिकाओं से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार इस पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें, एक्सोक्राइन सेल्स की बात करें, एसिनर सेल्स होते हैं, ठीक है। ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। इन एसिनर सेल्स से स्पेशल टाइप के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। स्पेशली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स पेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से होते हुए इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचते हैं और फाइनली इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें,
जिसे हम गोनाड्स बोल रहे हैं। फीमेल में ओवरीज बोलेंगे, मेल में टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, इन गोनाड्स में एंडोक्राइन फंक्शन भी है, यानी कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, यानी कि ये फ्लूइड के अलावा गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शंस इन टेस्टिस में एंडोक्राइन फंक्शंस के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। उसी प्रकार फीमेल में ओवरी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। ये हो गया इसका एंडोक्राइन फंक्शन। अगर हम एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। गैमेट्स के साथ साथ कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन किया जाता है। इन फ्लूइड्स को विथ गैमेट्स के साथ स्पेसिफिक डक्ट के माध्यम से स्पेसिफिक साइट तक पहुंचाया जाता है। ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। उसी प्रकार ओवरी की बात करेंगे, ओवरी में भी कुछ फ्लूइड्स का सिक्रेशन होता है, साथ ही साथ एग यानी गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, और इस गैमेट्स को स्पेसिफिक डक्ट के माध्यम से स्पेसिफिक साइट तक का पहुंचाया जाता है। तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।